ध्यान दो बेटा। हमारे पास एक अगला टॉपिक आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले तो किसे कहते हैं, किस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है? किसी ऑब्जेक्ट को विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम सुटेबल एंगल, अगर आप ऐसा फेंकते हैं और वो ट्रैवल करता है इंडिपेंडेंटली ऑन अ पैराबोलिक पाथ, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन an object is projected with some suitable velocity at some suitable angle and travels freely under the influence of gravity alone along a parabolic path is called as आंदो उसको इधर से भेजो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। है क्या चेयर एक्स्ट्रा वहां पे? है ना, बस। तुमने घर से लेकर आया क्या? है ना। तो अब देखो बेटा, यहां पे जब किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते हैं एट सम सुटेबल एंगल विथ सम सुटेबल वेलोसिटी एंड ट्रेवल्स फ्रीली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, मतलब जैसे देखो एक पत्थर है, पत्थर को या एक भाले को मैं ऐसा अगर फेंकता हूं नीरज चोपड़ा जैसा, अब ये जाएगा ऐसा, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसा जा रहा है। मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये आगे बढ़ रहा है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है ग्रेविटी, है ना, और एक होता है एयर का रेजिस्टेंस। एयर का रेजिस्टेंस जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर वो ऐसा जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ऐसा लगेगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ऐसा आएगा और एयर रेजिस्टेंस इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा। रेजिस्टेंस फोर्स ऐसा आएगा, एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट आता है। तो इस तरह से आपका दो फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, है ना। मगर फिलहाल हमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना रहता है, और अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दूं तो बचा क्या? ग्रेविटी ओनली। तो इस पर अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर रफ इसका स्ट्रक्चर बना के दूं आपको, तो ये आप देख सकते हैं, ये पाथ है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका, या फिर एक पर्टिकुलर हाइट से जब आप उसको थ्रो करते हैं, यस बिल्कुल, आइए, तो ये पाथ है ना, इस तरह से, या जब किसी इंक्लाइंड सरफेस से आप उसको थ्रो करते हैं तो ये पाथ, ये सारे के सारे पाथ आपके क्या कहलाते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने क्या किया, इसको सब सुटेबल एंगल आपने इसको थ्रो किया है और ये एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे आके गिरते हैं। और खास बात ध्यान में रखना है आपको, यहां पर इस वक्त जितने भी सारे फोर्सेस आपको, सॉरी, जितने भी सारे मोशन हो रहे हैं ये पैराबोलिक है ना, और इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बदलती है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी बदलती है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन।
जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो उसपे हम 3 टाइप्स पे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक टाइप का नाम रहेगा, पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो रहेगा एयर, सॉरी नॉट एयर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरी कैटेगरी रहेगी आपकी एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरी कैटेगरी रहेगी आपकी प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह का सिनारियो होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से लॉन्च किया जाएगा विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और वो इस तरह का पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे आके गिरेगा। तो फेंका गया जमीन से, आके गिरा जमीन पे। एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहेगा बेटा, एक सर्टेन हाइट से आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे। हो सकता है आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करो और वो नीचे आके गिरे, या ये भी पॉसिबल हो सकता है या आप थोड़ा सा उसको ऊपर करके फेंक रहे हैं और वो ऐसा आके गिरे। या एक और पॉसिबिलिटी है बेटा कि आप क्या करेंगे, उसको ऐसा सीधा फेंके। आप सोच रहे हो आपका दोस्त यहां खड़ा है, आप बिल्डिंग में हो, कोई पैकेट आप उसके पास फेंक रहे हो इस दोस्त के पास, ये सोच के कि वो उसके पास जाएगा, नहीं, मगर ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी, वो यहीं आके गिरेगा, है ना। इस तरह से ये 3 केसेस आते हैं एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसमें आप क्या कहते हैं बेटा, या किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे ऐसा थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, और हम देखते हैं वो इस तरह से आके पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे गिरता है। ओके, या फिर क्या होता है, ये अप ऑन इंक्लाइन प्लेन होता है और ये होता है डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। और आप एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा थ्रो करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी और आप देखेंगे वो ऐसा आके जमीन पे गिरेगा, है ना। तो ये हमारे पास, हमको 3 कैटेगरीज को पढ़ना है। सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कैटेगरी है, ये वाला, इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसी को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। जस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा। पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा, सारे एस्पेक्ट्स पढ़ा दूंगा, सब खोल के पूरी एक एक बात बताऊंगा। नीट चाहे जेई, आप जो भी एग्जाम देना चाहो आप उसके पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, मगर इस पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, एक का दुक्का करा दूंगा बस इनफ। क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं, मतलब आता नहीं है जनरली, एकदम ड्राई रीजन है कहा जाएगा। नीट तो बहुत दूर की बात है, जेई वाले भी ज्यादा डालते नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन, तो एक ड्राई पार्ट है, तो बस ले लेंगे अपन फॉर्मेलिटी तौर पे। तो बेटा ये जैसा कि आपने देखे कि हमारे पास, हमको इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है। हम अभी जो फिलहाल जाएंगे, पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएंगे, पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। हमको 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं सिर्फ इतने पार्ट को स्टडी करने के लिए। फिर 1-2 दिन इसको लगेंगे, फिर 1 आध दिन इसको लगेगा, 1-2 दिन। आया समझ में? ठीक है, तो इतना पार्ट पहले लिख डालो अच्छे से पूरा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इस कैटेगरी का हम लोग यहां पर मोशन स्टडी करने वाले हैं। जमीन से आप किसी चीज को ऐसा फेंकेंगे, वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा और आखिरकार जमीन पे गिरेगा। इसके एक एक एस्पेक्ट को बहुत गौर से देखना, सुनना, इसमें बहुत बारीकी वाले क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से देखना। इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका,
और हमने देखा कि वो इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे आके गिरता है। ये थे इसकी डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा और एरो को बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से नजर आए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। एज यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट को आपने इस तरफ पॉइंट किया इधर, है ना, और आपने इसको फेंका, मगर जाहिर बात है ग्रेविटी अपना असर दिखा रही है और वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है बाद में। भले ही शुरू में डायरेक्शन तो ऐसा था, मगर जैसे जैसे आगे 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 जा रहा है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जब पहुंचता है तो डायरेक्शन तो क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हॉरिजॉन्टल, फिर आपका ये सीधा नीचे आएगा। ठीक है, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, तो मैं इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं। ये आ जाएगा बेटा u cos थीटा, बेटा ये आ जाएगा u sin थीटा, है ना। मैं इत्मीनान से पढ़ाऊंगा आपको पूरा शुरू से, क्योंकि मुझे इसको पूरा डिटेल में पढ़ाना है आपको। u cos थीटा, u sin थीटा। ओके बेटा, मेरा आपसे सवाल, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे गया था या सिर्फ ऊपर गया था या फिर सिर्फ आगे जाते जाते ऊपर गया था? नहीं समझे? ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आगे गया, ये सिर्फ ऊपर गया, या आगे जाते जाते ऊपर गया? आगे जाते जाते ऊपर गया। मतलब सादी भाषा में बोले जाए तो इसका मोशन हॉरिजॉन्टल भी था, वर्टिकल भी था, है ना। अब ऐसा है, मुझे एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, इस पे कौन से फोर्स लग रहे? दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है एयर का रेजिस्टेंस, जो हर वक्त आपको क्या करता है, अपोज करता है आपके मोशन को। मगर जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। बात समझ रहे ना, हवा के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे तो भैया आपका सिर्फ कौन सा बचा फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो चीज प्योरली एक्स एक्सिस पे हो उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे कितनी होती है, और जो चीज प्योरली वाई एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर मैं बोलूंगा जब ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, कौन सा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो भी कौन से डायरेक्शन में? कौन सा डायरेक्शन है? अरे बोलो बिंदास बोलो, वाई बोलो, डाउनवर्ड बोलो, जो बोलना है बोलो। क्या है? वाई एक्सिस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स है? बोलो। अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? जो चीज प्योरली एक्स एक्सिस पे है उसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या है? 0। और जो चीज प्योरली वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू। अब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा, तो आगे जब बढ़ रहा शुरू से लेकर आखिर तक एक फोर्स लग रहा है उसको नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स है ये? कौन से डायरेक्शन में है? तो मैं तुमसे पूछूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? 0। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स है क्या? मतलब एक्स एक्सिस पे किसी भी किस्म का फोर्स नहीं, जो भी फोर्स है सिर्फ वाई एक्सिस पे, वो भी एक ही है, वो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये हुआ, अगर उसको एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है ना, उसको कोई चीज बढ़ाएगा। देखो, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, आपने पहले फोर्स लगा दिया, पहले दिए थे आपने इसको फोर्स, मगर जैसी वो आजाद हो गया, जैसी वो आजादी से अपने घूम रहा है, एक होता है इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करना और एक होता है डिपेंडेंटली ट्रेवल करना। जैसे रॉकेट, रॉकेट के पीछे आग लगा हुआ है, वो आगे जा रहा, ये इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर रहा है कि डिपेंडेंटली? डिपेंड कर रहा ना, किस पे? फ्यूल पे, उसके बर्निंग पे, वो उसको आगे ढकेल रहा। मगर एक पत्थर फेंकते तो वो तो इंडिपेंडेंट ट्रेवल करता है ना। तो शुरू में तो आपने दिए थे इसको फोर्स, मगर जब एक बार जैसे ही आपके हाथ से छूटा और जब वो ट्रैवल कर रहा है, तो जब ये लगातार ट्रैवल कर रहा है, उस पर सिर्फ एक ही किस्म का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी नीचे की तरफ। और आगे जाने के लिए एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, अगर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई भी चीज उसकी स्पीड ना बढ़ाएगी ना कम करेगी एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे उसकी स्पीड ना ही बढ़ेगी ना ही कम होगी, है ना। अभी आगे जाके इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे आपको लॉज ऑफ मोशन, उसे पढ़ाया जाएगा कि जब भी कोई चीज ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब लगातार एक ही स्पीड से, तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड कभी कम होगी। स्पेस में अगर कोई सैटेलाइट है,
स्पेस में कोई अगर सैटेलाइट है, मान लो ऐसा सैटेलाइट है जो बहुत दूर है, खाली जगह पे, कोई दूर दूर तक के कोई प्लेनेट नहीं है ना, अपना स्पेस बहुत खाली है, जगह बहुत खाली जगह अपनी स्पेस। तुम मानो एक वॉयेजर 1 हमारा जब गया स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में है वो, उसने क्या किया, सैटर्न से थोड़ा पास बोले तो बहुत ज्यादा होता, लाखों किलोमीटर से वो, उसने हमारे अर्थ की फोटो खींचा। तो हमारे अर्थ का फोटो कैसे नजर आया होगा, पूरी ब्लैक स्क्रीन और एक छोटा सा इतना सा डॉट ब्लू कलर का, तो पूरी ब्लैक स्क्रीन, खाली जगह। और तुम सोचो उतने में इतना सा नजर आया हमारा अर्थ वॉयेजर 1 को। अब तुम ये सोचो, है ना, इतनी खाली खाली जगह है, तो अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तुमने उसको धक्का दे दिए, वो ट्रैवल कर रहा है, करते रहेगा, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते ही रहेगा, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो करता ही रहेगा बिना रुके। हां, अगर कोई प्लैनेट उसके रास्ते में आया, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, फिर वो उसकी तरफ बढ़ेगा और बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ेगा, फिर एक आएगा धप करके टकरा जाएगा। अगर मान लो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स आ गए, एटमॉस्फेयर में क्या आ गए, पार्टिकल्स, तो उनसे वो टकराएगा और टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम होगी। अगर मैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को निकाल दूं और प्लेनेट को भी निकाल दूं, तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। यही बात यहां पर भी लागू है। हालांकि आमतौर पे हमारे जिंदगी में एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, अगर आपको फील करना है एयर के रेजिस्टेंस को, तो हम गाड़ी पे ट्रैवल करते हो फील करते है ना। हमारे बाल, मतलब मेरे नहीं, आप लोग के बाल लहराते रहते, मेरे नहीं लहरा सकते वो अलग बात है, तेरे भी नहीं लहराएंगे, है ना। जो सिल्की बाल होते हैं, जिनके स्मूथ बाल होते हैं ना मस्त, फिर वो लहराते हुए जाते, जॉन अब्राहम जैसे बाल, है कि नहीं। तो अब ऐसा है कि देखिए आप हवा के रेजिस्टेंस से कैसे बाल लहरा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो हवा का रेजिस्टेंस था, आप स्पीड बढ़ाओ तो देखो अपन गाल भी लहराते, है ना। आप देखें एकदम स्पीड में मिशन इम्पॉसिबल, अगर आपने देखे होंगे मूवी, तो उसमें जो बताया, अक्षय कुमार की मूवी आई थी, प्लेन पे खड़े होकर उसने शूट किया था, हाई स्पीड से ट्रैवल कर, है ना। मिशन इम्पॉसिबल रिसेंट था, उसमें टॉम क्रूज जब ट्रैवल कर वो प्लेन को पकड़ लेता साइड से, ऐसा लटक के जाता हो, पूरे गाल भी लहराते, बाल भी लहराते उसके, है ना। तो भैया ऐसा है कि वो फ्रिक्शन है जो तुम्हारे को इतना अपोज कर रहा है, और अगर वो ना रहे तो अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं। तो तुमने तो एक तो करे हो कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं मालूम, बाहर हाथ निकाले होंगे कार में से और यूं यूं करे होंगे ना, वो ऋतिक करता ना, जिंदगी ना मिलेंगी दोबारा में, ऐसा सा यूं करके, वैसी। तो आप हवा का रेजिस्टेंस फील कर सकते हो। अब मान के ये चलो कि आसपास एटमॉस्फेयर है ही नहीं, अगर आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या हवा का फ्रिक्शन नहीं फील होगा। तो आपको ऐसे जाने के लिए, ऐसा जाने के लिए कोई अपोजिशन नहीं होगा। ऐसा जाने के लिए मैं बोलूंगा, जब मैं आगे जा रहा हूं, जब मैंने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आगे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा, आगे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा, उसको सिर्फ नीचे की तरफ लग रहा। एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स ना होने के कारण एक्स एक्सिस का जो मोशन है उसका, वो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन। वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि एक्चुअल जिंदगी में नहीं होता, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर हमारे पास हवा का फ्रिक्शन मौजूद है, एयर का फ्रिक्शन मौजूद है। आया ना समझ में। मगर थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करें कि एयर का फ्रिक्शन नहीं है, तो उस सेंस में बात कर रहा हूं बेटा। मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, मैं बोलूंगा इस ऑब्जेक्ट को एक ही फोर्स लग रहा है, जब वो ट्रैवल कर रहा है एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। क्या लग रहा है, ग्रेविटी, वो भी नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं। तो ये याद रखना, एक्स एक्सिस का मोशन यानी हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं इसके मोशन पे फोकस करता हूं। मैं सबसे पहले इसके मोशन पे फोकस करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को गौर से पढ़ूंगा, हॉरिजॉन्टल मोशन को गौर से पढ़ूंगा मैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में मैं ये कहूंगा कि आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ये 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या बेटा, 0 है हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये मोशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा ठीक है, चलो माना ये यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है
तो मान लो कुछ वक्त के बाद मेरा पार्टिकल यहां आया है पॉइंट पी पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना हुआ x, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ बेटा y। हॉरिजॉन्टली कितना आगे बढ़ा x, वर्टिकली कितना ऊपर गया बेटा y। तो मैं आपसे पूछूंगा अच्छा जरा बताना तो टाइम t, अगर यहां से यहां आने को टाइम t लगा होगा इसको, तो डिस्टेंस कवर्ड तुम्हारा कितना होगा। कौन सा मोशन है बेटा, कौन सा मोशन है, एक बार फिर से देखो, क्लियर। हाँ, शक क्यों कर रहे हो भाई, लिखा हुआ है ना वहां पे पूछ रहे तो बोले नहीं शायद कुछ ट्विस्ट होगा, फिजिक्स है कुछ ट्विस्ट हो सकता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक लौता फॉर्मूला बताओ, स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, यस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं ये निकालना पूछ रहा हूं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ना, टाइम टी में यहां से यहां पहुंचा ना, तो कितना हुआ। तो आप बोलेगा अरे उसके लिए तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी लगेगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी। मैं बोलूंगा अरे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो शुरू से लेकर आखिर तक सेम है, शुरू से लेकर आखिर तक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही है, वो बदलती नहीं। बोले कितनी है, यू कॉस थीटा। तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला आएगा यू कॉस थीटा इनटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में आपको। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब भाई बारी बात डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। वर्टिकल मोशन में अब मैं स्टडी करने जा रहा हूं वर्टिकल मोशन में। मुझे बताओ वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कितना रहेगा। वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना रहेगा। हाँ 9.8 पक्का, 9.8 को क्या बोल सकता और क्या बोल सकता, सिंबॉलिकली क्या बोल सकता जी। तो मैं यहां कहूंगा कि मेरा यहां एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा माइनस। अच्छा माइनस जी क्यों, जब मोशन, हालांकि देखो बाद में, हालांकि बाद में वो नीचे भी आया, मगर जब अपन मोशन को स्टडी करते तो आप देखते शुरुआत कहां से हुई थी, वो याद है ना, बाई डायरेक्शन मोशन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट की शुरुआत इसकी अपवर्ड से हुई थी, तो इसीलिए ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। तो ये मोशन कैसा हुआ बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। अब बताओ एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है इन टाइम टी। तुम अभी खामोश हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेटेड मोशन में, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। मगर ये कौन से एक्सेस पे हो रहा है, वाई, तो सारी वैल्यूज कौन से एक्सेस की लगेगी, वाई। तो डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सेस का, वाई। इनिशियल वेलोसिटी कौन से एक्सेस का, एक्सेलरेशन कौन से एक्सेस का, टाइम कौन से एक्सेस का, टाइम का कोई एक्सेस नहीं रहता। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है बेटा, यू साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू क्या बेटा माइनस जी, तो ये भी माइनस हो जाएगा इंटू टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। कि भैया अगर मुझे पता लगाना हो कि वाई एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये फॉर्मूले से मैं पता लगा सकता हूं। ओके चलो मान लिया। अब आगे, अब आगे क्या, ओके अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालूंगा, दूसरे इक्वेशन में डालूंगा। यहां से निकालना आसान है टी की वैल्यू कि यहां से, एक से ना, यहां से, यहां तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, तो यहां से इक्वेशन निकालो टी की और आप वहां पर डालो। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल्स टू u sin थीटा। टी की वैल्यू क्या है बेटा, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ 1/2 जी। टी की वैल्यू क्या बेटा, x अपॉन, है ना, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये u और ये u हो गया कैंसल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, देखो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ये जो हमारे पास एक बन के आई है इक्वेशन तैयार होके, एक बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मतलब जिस रास्ते को फॉलो करके जा रही है ना, तो वो भाई रास्ता क्या है कितना है वो कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरी जर्नी को लगने वाला टाइम, पूरी जर्नी के लिए लगने वाला टाइम। बोले पूरी जर्नी कहां से कहां है, बोले वो नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से वापस नीचे भी आया, आगे भी बढ़ा। मगर मैं अगर सिर्फ वर्टिकल मोशन को फोकस करूं तो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, है ना, ऊपर गया नीचे आया, आगे भी बढ़ा। मगर मैं क्या बोल रहा, मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन पे फोकस कर रहा हूं, तो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो बोले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम कितना लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से दिया जाता है वैसे तो, मगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू कैसे यार, मैं आपको एक हिंट देता हूं। आप एक काम करो, नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम निकाल लो, वो आज इजीली निकल जाएगा। मान लो यहां से यहां जाने को 10 सेकंड लगे, यहां से यहां आने को भी कितना लगाऊंगा, 10 ही सेकंड लगे होंगे ना। यहां से यहां आने को अगर स्मॉल टी टाइम लगा, तो फिर यहां से यहां आने को टाइम कितना लगा होगा, स्मॉल टी। तो अगर मैं यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है कि नहीं, तो मेरा आसानी से क्या आ जाएगा, है ना, टोटल टाइम आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें, है ना, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी करना पड़ेगा। तो स्मॉल टी क्या है, नीचे से ऊपर जाने का टाइम, नीचे से ऊपर जाने का टाइम। देखो आप याद होगा, आप एक काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, बोले कौन सा, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये अपवर्ड्स मोशन है तो माइनस जी, क्योंकि यहां पर दोनों टाइप के मोशन हुए हैं, हॉरिजॉन्टल भी हुआ है और वर्टिकल भी हुआ है। ये बताने के लिए कि यहां पर सिर्फ वर्टिकल मोशन पे फोकस है ना, टाइम में जो निकाल रहा हूं वर्टिकल मोशन पे फोकस करके निकाल रहा हूं, इसलिए वाई वाई लगा दिया सफिक्स। अच्छा एक बात बता, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, ऊपर जाने की रफ्तार कितनी थी इसकी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, है ना, ऊपर जाने की रफ्तार उस वक्त कितनी होंगी, हाँ, ऊपर जाने की रफ्तार कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तब 0। अरे एक बार हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया तो और ऊपर गया क्या वो, मतलब ऊपर तो गए नहीं ना, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जितना ऊपर पहुंच सकता था पहुंच गया, अब उसके बाद नीचे जाया ना वो, तो ऊपर जाने की रफ्तार कितनी थी बेटा, 0। तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू
यू वाई माइनस जी टी। तो तुमको नहीं लगता मैं टी इज इक्वल टू फिर यू वाई अपॉन जी बोल सकता? टी इज इक्वल टू यू वाई अपॉन जी। आया बात समझ में आपको? बोले हाँ बिल्कुल मैं बोल सकता हूं टी इक्वल टू यू वाई अपॉन जी। ओके, अब टी इक्वल टू यू वाई अपॉन जी, मगर कैपिटल टी तो क्या है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ टी है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन जी। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। देखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u y अपॉन जी या फिर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला मुझे एक और टर्मिनोलॉजी निकालना है बेटा, वो है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल ने कुल मिला के कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया है, यानी कि एच मैक्स, है ना, मतलब कितना ऊपर गया है। आप मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं ना, मतलब अगेन क्या निकाल रहे हैं तुम? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर गया वही निकाल रहे हैं ना अब। अच्छा बोले अब ये कैसे निकाले? बहुत आसान है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला है। बोले कौन सा बेसिक फॉर्मूला है? बोले मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा यूज करूं? वी इक्वल्स टू, नहीं एच नहीं आएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। हाँ ये यूज कर सकता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच। ये मेरे पास बेसिक सा फॉर्मूला है। एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा, मगर मुझे लग रहा है ये आसान जाएगा। तो वी स्क्वायर है ना भाई, आपको अगर वर्टिकल मोशन में पता लगाना है हाइट कितनी कवर हुई थी, इतनी रफ्तार से फेंके थे अपन ने, ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मगर याद रखना फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी भी अलोंग वाई एक्सिस लगेगा। तो देखो इफ आप मैक्सिमम हाइट पे अगर पहुंच चुके हैं, अगर आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो फिर मैं बोलूंगा ओके इन दिस सिनेरियो, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा u जीरो इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g। हाँ एच मैक्स लिखना पड़ेगा, एच नहीं अब एच मैक्स लिखना पड़ेगा ना, एच की जगह आपने मैक्सिमम हाइट लिखा है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। इसको इधर लाओ, 2g एच मैक्स इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर। देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू वाई कितना बेटा? यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया हमारा बेटा क्या? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल ने कितना हाइट गेन किया, ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट पे जा सकता है। अगर मैंने इतनी रफ्तार से फेंका, इतने एंगल पे फेंका, तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर पे जाएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से। तो ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अगेन क्वेश्चन नंबर 5। आया समझ में? अब आगे मुझे पता लगाना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पता लगाना है? रेंज ऑफ प्रोजेक्ट। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोले तो कितना दूर जाके गिरा हो, कितना दूर जाके गिरा वो, इसे हम लोग कहते हैं बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सामने वाला ऑब्जेक्ट कितना दूर जाके गिरा जमीन पे, उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो आसान है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा लॉजिक से सोचना, थोड़ा लॉजिक से सोचो। रेंज निकाल रहे हैं अपन, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। पार्टिकल को यहां से फेंके थे, रेंज निकाल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तुम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं कि वर्टिकल निकाल रहे हैं? बिंदास बोलो ना रे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना, वर्टिकल ऊपर थोड़ी देख रहे अपन, अब देख रहे आगे कितना गया। अच्छा हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? बहुत अच्छा है। कैसा है? यूनिफॉर्म।
हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो तुम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे एक इकलौता तो है, यूनिफॉर्म बोलते से एक ही फॉर्मूला आता, घिसा पिटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो मुझे अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है, यानी कितनी दूर तक ट्रैवल किया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे कितनी है, और यहां से जब आपने फेंकना शुरू किए थे और जब जमीन पे आके गिरा था उसको कितना टाइम हुआ था, है ना, मतलब पूरी जर्नी का टाइम। और पूरी जर्नी के टाइम को क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है बेटा? अरे भैया वो तो यू कॉस थीटा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? 2u साइन थीटा। या फिर मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिखना चाहूंगा पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/y अपॉन जी। मैं जानबूझ के एक ऐसा फॉर्मूला भी बनाना चाहता हूं, ux uy अपॉन जी। तो मेरे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये एक फॉर्मूला है, 2 टाइम्स ऑफ ux uy अपॉन जी। ux जैसे कि वैसी, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला डाला 2uy अपॉन जी, 2ux uy अपॉन जी। या फिर 2 टाइम्स ux है u cos थीटा, uy है आपका u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि ये इसको आप ऐसा लिखो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी, u मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ये लिखने का मकसद क्या है? कुछ चीज आपको नजर आए, ऐसा कहीं देखे थे कि आपने कहीं पहले 2 साइन थीटा cos थीटा? नहीं है ना, दो ही लोग तो बैठे हुए ट्रिग्नोमेट्री वाले, है ना। क्या फॉर्मूला बनता? साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। याद है आपको, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट आगे आता। बेटा वही है, तुम लोग आराम से नानी नाना सबके यहाँ घूम फिर के आते, है ना, पूरा जो मेन क्रूशियल टाइम है ना वो बर्बाद करते हैं। तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर, सॉरी फॉर्मूला नंबर 6। ये आपको देता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने एटलीस्ट किसी ने लाया क्या बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स की नोट्स? मैंने दिया था तो प्रिंट करा है। पेज नंबर 4 पे फॉर्मूला नंबर 7, सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, याद करो। हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भूल जाओ अगर ऐसा करेंगे तो। आज के आज ही ये सारे फॉर्मूले याद करो, कोई काम की बात है, नहीं तो भूल जाओ। ये सारे नोट्स के अच्छे से इसकी करो स्टडी, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। ये अब ये देखो कैसा है, ये जो डेरिवेशन था ये सिर्फ थोड़ा समझ में आने के लिए, फील लाने के लिए। ये भैया आप है ना नीट जेई दे रहे हैं, कोई हलवा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपने क्लास का या स्कूल का कोई पेपर नहीं लिख रहे हैं आप। ये नेशनल पेपर लेवल का पेपर है, जहां लाखों स्टूडेंट हर बोर्ड से पढ़े हुए, सीबीएसई, आईएससी, स्टेट, इंग्लिश, उर्दू, कॉन्वेंट, सब जगह से पढ़े हुए स्टूडेंट एक साथ कंपीट करते हैं, है ना। कुछ इतने सारे लाखों स्टूडेंट में से 20-25 लाख स्टूडेंट में से आपको हार्डली ऑल इंडिया 40 से 50 हजार सीट्स है कंपीट करने के बाद, है ना। महाराष्ट्र इटसेल्फ में 2.5-3 लाख स्टूडेंट कंपीट करके 5,000 सीट्स है ना। तो उसके लिए आप कंपीट कर रहे हैं, तो आपका जो है लेवल, सोचने का लेवल, मेहनत का लेवल टू द पार होना चाहिए, एकदम लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। अगर किसी ने सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके बैठा हुआ है तो कोई समझ के बैठा है कि कैसे आया, है ना। किसी ने इतना समझ के बैठा तो कोई बंदा ये भी है जो ये समझ में आया कि किस सिचुएशन में कैसा लगता, तो वो मेहनत आपको करना पड़ेगी। मैं बढ़ा रहा एक एक चीज बारीकी से, है ना। कोई अगर टॉपर होगा ना उसको भी यही पढ़ाया गया होगा, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 वाले को भी यही पढ़ाया गया होगा, उससे मेहनत बस एक अलग लेवल की किया होगा, है ना। जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसी लेवल के क्वेश्चन उसने भी सॉल्व किया होगा, उसने घर पे जाके मेहनत बहुत तूफान किया होगा, बस इसीलिए वो ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है ना, इसीलिए वो एम्स में है बेटा, है ना। और हम कहां पर है? अभी कहीं नहीं है। लिखो